जय मिथिला बाबूजी। देखिए आज आपको डेथ ऑफ पार्टनर मतलब क्या साझेदार का मृत्यु पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि देखिए 5 नंबर में क्या बोल देते रहता है कि डेथ ऑफ पार्टनर का जनरल एंट्री पास करें, बस इतना दे देगा आपको करना पड़ता है, ठीक ना। या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो जनरल एंट्री पास करो 5वें नंबर पूछ देते रहता है। तो 5 नंबरी में तो उधर भी इंपॉर्टेंट हो गया और आपको सब्जेक्टिव में भी 2 नंबरी में पूछ देते रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक, सब कुछ देखना है आपको। देखिए डेथ ऑफ ए पार्टनर नाम से ही पता चलता है साझेदार की मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु अचानक आता है। ठीक, इसमें समझने वाली बात क्या है, जब अचानक आता है मृत्यु होता है तो जो उसका पैसा रहता है, भाई उतना दिन तो बिजनेस किया है, क्या बिजनेस किया है, उसका तो कुछ ना कुछ पैसा बनता होगा क्योंकि देखिए अकाउंट बंद होता है 31 दिसंबर या 31 मार्च को होता है, लेकिन मर कभी हो सकता है, फरवरी भी मर सकता है, मार्च में भी, अप्रैल में भी, जून जुलाई अगस्त कभी भी मर सकता है। तो क्या होता है जब वो मरता है पार्टनर, मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक पार्टनर मर गया तो इसका जो उत्तराधिकारी है, मोस्टली केस में उसका बेटा ही होता है उत्तराधिकारी, लेकिन रतन टाटा ले लीजिए उसका कोई बेटा नहीं है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? एक लड़का जो दिखता है वो लड़का शायद उत्तराधिकारी होगा। या फिर मान लीजिए वो अपना शेयर जिसको देगा वो आपको, तो वो उसका क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी हो जाएगा। ठीक, बोल देगा कि हम आपको कोई ट्रस्ट को दे देगा, या मान लीजिए बोलेगा राम जितना भी पैसा मेरा है राम मंदिर को दे दो, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, या फिर मान लीजिए मस्जिद के लिए दे दो, तो वो उसका पूरा पैसा कहाँ चले जाएगा? उस ट्रस्ट में चले जाएगा। अर्थात क्या, मरने के बाद जो व्यक्ति जो मर जाता है उसका उत्तराधिकारी को पैसा दिया जाता है बिजनेस में, इतना याद रखिएगा। अर्थात क्या, डेथ ऑफ ए पार्टनर मतलब क्या हो गया? व्हेन ए पार्टनर डाइज, हाँ जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है हिज अमाउंट पेबल टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या, मृत साझेदार के प्रतिनिधि एवं उसके वारिस या वैधानिक, या तो वारिस होना चाहिए, वारिस मतलब क्या, उसका बेटा हो गया, पोता हो गया, ये वो उसका वारिस हो गया, या कानूनी रूप से उत्तराधिकारी होना चाहिए। मान लीजिए बेटा नहीं है, लेकिन हम मान लीजिए बहुत आदमी के नाम सुनते हो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो अपना जमीन जितना भी है ना मंदिर के नाम कर दिया, मस्जिद के नाम कर दिया कि वहाँ पर मेरा मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, या अनाथ आश्रम के नाम कर दिया। अर्थात क्या, वैधानिक उत्तराधिकारी था वो अनाथ आश्रम वाला हो जाएगा या मंदिर वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये होना चाहिए। को देय राशि का भुगतान किया जाता है, उसी को बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर का मृत्यु हो गया तो मृत्यु होने पे क्या होता है, जो भी उसका अमाउंट रहता है, पैसा रहता है, वो किसको दे दिया जाता है? उसका उत्तराधिकारी को दे दिया जाता है। ठीक बाबू, इतना सिर्फ याद रखना है। कुछ ना कुछ तो आपको इफेक्ट पड़ता होगा बिजनेस पे। कोई पार्टनर अगर मर जाता है कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा। हाँ, पार्टनर मर जाएगा तो दिल पे चोट लगेगा, वो दूसरा बात है, क्योंकि इमोशन का जगह जो है ना बिजनेस में नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन बिजनेस में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता होगा। क्या इफेक्ट पड़ता है बाबू, ये भी पूछ देते रहता है, आपको ये सब भी समझने की जरूरत है कि पहला क्या होता है कि न्यू पार्टनरशिप क्रिएटेड होता है, कि नया पार्टनरशिप मतलब नए तरीके से आप बिजनेस करेंगे, जिसमें आप जो 2 पार्टनर बचा हुआ है तो बोलेगा क्या, तुम कितना लोगे, तुम कितना लोगे, वो मतलब जैसा भी बनेगा एग्रीमेंट उस हिसाब से आप 2 आदमी पार्टनर रहेगा और 2 आदमी बिजनेस चलाएगा, 2 आदमी प्रॉफिट एंड लॉस को लेगा। ठीक, अर्थात क्या, न्यू पार्टनरशिप क्रिएटेड हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है कि तुम इतना प्रॉफिट लेना, अगर लॉस होगा तो इतना देंगे, हाँ अगर मान लीजिए भुगतान करना होगा लोन वाला को तो इतना देंगे, मतलब हर एक चीज़ नए तरीके से हो जाता है। ठीक बाबू, ये होता है। रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीज, क्या होता है कि वित्त साझेदार के हिस्से में लाभ। अब जो पार्टनर मर गया है, 3 पार्टनर था, बचा कौन? बी और सी बचा हुआ है, तो बी और सी के क्या होता है, शेयर में बढ़ जाते रहता है। जैसे रिटायरमेंट में पढ़े हुए थे उसी हिसाब से आपको इसमें भी इफेक्ट पड़ता है कि इस दोनों का शेयर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले कुछ भी कमाते थे तो 3 आदमी लेते थे। और ज़मीनें ले लीजिए, किसी का मान लीजिए 3 भाई रहता है, एक भाई मर जाता है, क्या होता है दोनों भाई ले लेते, सिर्फ 2 भाई लेता है ज़मीन। अर्थात क्या, उस दोनों की ज़मीन के हिस्सा में बढ़ा, जो भाई बचा, 3 भाई था, एक भाई मर गया, 2 भाई जो बचा अब तो आधा आधा ज़मीन लेगा ना। हाँ, पहले 3 हिस्सा में बढ़ता है, कम कम मिलता, अब आधा आधा लेगा, अर्थात क्या ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीज, कि जो पार्टनर बचा रहा था, जो पार्टनर मरा नहीं, उस पार्टनर के शेयर में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज, वही बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू पार्टनरशिप क्रिएटेड हो जाता है। ठीक, ये भी आपको लाभ हानि के अनुपात में भी बदलाव हो जाता है। ड्यू टू पेमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द फर्म गेट रिड्यूस्ड, मतलब मृत साझेदार के दावे के भुगतान के कारण फर्म की पूंजी और संपत्ति घट जाती है। सही बात है। जैसे कोई पार्टनर मर रहा है, हाँ तो मर रहा है तो क्या, मर रहा नहीं मतलब मर गया, तो क्या होता है कि आप तो मान लीजिए कि क्योंकि अभी हम लोग छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं, जबकि जो मरता है ना, आपको 10 आदमी 20 आदमी मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करता है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ सब रहता है। हाँ, उस सब मान लीजिए एगो पार्टनर मर गया तो बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ता है बाबू। क्यों? क्योंकि
उसको गुडविल का पैसा दो, रिजर्व का पैसा दो, प्रॉफिट कमाए, मतलब बहुत कुछ का पैसा उसको देना पड़ता है। जो पार्टनर मरा है ना, उससे उसका उत्तराधिकारी को देना पड़ता है। तो बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ता है इससे? बिजनेस में जो कैपिटल रहता है, मतलब कैपिटल बोलते हैं उसको, मतलब पैसा, पैसा को क्या बोलते हैं आप? एसेट, संपत्ति है, तो संपत्ति घट जाता है। ऑटोमेटिक सी बात है कि अचानक आपको पता चला कि कोई मर गया, अब उसको पूरा का पूरा पैसा देना है आपको। मान लीजिए 20 लाख रुपया उसका बनता है, 30 लाख रुपया बनता है, तो 30 लाख रुपया देंगे। तो बिजनेस में क्या होता है, आपको अचानक जो है ना पैसा कम हो जाते रहता है, क्योंकि उसको देना पड़ता है। तो ठीक, तो ड्यू टू द पेमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल को, मतलब क्या क्या कि मृत साझेदार के जो मतलब भुगतान करने से क्या होता है, हमारा जो संपत्ति होता है वो कम हो जाता है। ऑटोमेटिक बात है, पैसा है तो पैसा कम ही होगा ना, क्योंकि छोटा अमाउंट ले लिए 20 लाख 30 लाख, जब 60 लाख 70 लाख होता है तो कम हो जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, इतना तक 4 इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जो आपको समझने वाली बात है कि कैलकुलेशन, जो कि मेन है, आपको बनाना भी पड़ता है आपको। हाँ, कि कैलकुलेशन कैसे हम निकालेंगे। भाई हम उसको तो पैसा देंगे, जो पार्टनर मरा है ये को तो पैसा देंगे, लेकिन वैसे थोड़े नहीं दे देंगे। बोलेंगे ए आओ तुम्हारा पापा मर गए तो तुम इतना पैसा लो चले जाओ, ऐसे पैसा होगा नहीं ना। उसका जितना अधिकार बनता है बाबू, उतना हमको देना पड़ेगा। बस पैसा, जितना अधिकार बनता है उसका, उतना हमको पैसा उसको देना पड़ेगा, जितना भी अधिकार उसका बनता है। ठीक, तो अधिकार कैसे निकालेंगे, कितना प्रॉफिट उसको देना है, कैसे निकालेंगे? कुछ ना कुछ तो आपको, कुछ ना कुछ तरीका है। तो निकालने के लिए 2 तरीका है आपको, कि कितना प्रॉफिट उसको देना है। उसका 2 तरीका। पहला कि प्रॉफिट के बेसिस पे, कि पिछले साल हम 50 लाख रुपए कमाए थे, तो इस साल भी उसी के बेसिस पे निकाल लीजिए। कि क्योंकि मरा हुआ है, कब मरा पार्टनर? 1 जून को मान लीजिए, 1 जून को ए मर गया, और 31 दिसंबर को हम क्या कर दिए थे, अकाउंट बंद कर दिए थे। 31 दिसंबर को अकाउंट हम बंद कर दिए हुए थे। ठीक बाबू, 31 दिसंबर को हम क्या किए हुए थे, अकाउंट बंद किए हुए थे। 31 दिसंबर को बंद किए हुए थे, तो कितना दिन जिया रहा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 3 दो 5 महीना जिंदा रहा। 5 महीना जिंदा रहा। 5 महीना का तो पैसा बनता है। बोले 5 महीना का पैसा कैसे निकालेंगे? साल में तो एक बार अकाउंट बंद करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर मान लीजिए जो भी रहता है सब कुछ बनाते हैं, साल में एक बार से बनाते हैं। लेकिन मर गया है 5 महीना पे, क्या करेंगे हम? आपको उस टाइम बनाते हैं एक अकाउंट, जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब क्या, सॉरी ये था डिजोल्यूशन में चले गए। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेथ ऑफ पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्या? पुनर्मूल्यांकन खाता, कि 6 महीना जब मूल्यांकन किए हुए थे पहले, उसको फिर से मूल्यांकन करिए, और अभी के वैल्यू के हिसाब से ये बताइए कि संपत्ति बढ़ा हुआ है कि ज़्यादा कम हुआ है, कि क्या नहीं क्या हुआ है, और जितना पैसा उसका बनता है उसको उतना पैसा दे दीजिए, जो कि अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें? तो मतलब रिवैल्यूएशन तो होता है एसेट, संपत्ति और दायित्व का, वो दूसरा बात हो गया। प्रॉफिट भी तो देना है भाई। 5 महीना काम का, 5 महीना का कितना प्रॉफिट बनता है, कैसे निकालेंगे? तो 2 मेथड है। पहला प्रॉफिट बेसिस पे, कि पिछले साल हम 10 लाख रुपए कमाए थे, उसी बेसिस पे निकाल लीजिए कि इस साल भी जितना भी रेट से निकलेगा उतना पैसा इस साल भी उस हिसाब से ले लीजिए। या पिछले साल 5 करोड़ का सेल किए हुए थे, उसके बेसिस पे निकालिए। अभी आपको और समझ में आएगा। प्रॉफिट तो कमाए हैं, लेकिन साल के एक के बार अकाउंट बंद होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन हमको तो पैसा देना पड़ेगा उसको। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो अनुमानित पैसा देंगे, एग्जैक्ट पैसा नहीं रहता, ये बात याद रखिएगा। ये एग्जैक्ट पैसा नहीं रहता उसका। एग्जैक्ट पैसा कब पता चलेगा? जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाएंगे तब पता चलेगा एग्जैक्ट में ये जो मरा हुआ है उसको कितना पैसा देना है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते, ABC 3 पार्टनर है। ठीक, से टाइम बेसिस है, प्रॉफिट बेसिस पे। ये मर गया 30 जून को, ठीक, और 31 मार्च को मेरा अकाउंट बंद होता था। 31 मार्च को बंद होता था, तो आपको अप्रैल मई जून 3 महीना रहा, 3 महीना जिंदा रहा, 3 महीना का प्रॉफिट बनता है। तो पिछले साल हम 3 लाख रुपये कमाए थे, और एक का शेयर 1/5 है। पिछले साल 3 लाख रुपये कमाए थे, तो उसके बेसिस पे निकाल लीजिए कि 3 महीने का उसका पैसा कितना बनता है। ये एग्जैक्ट नहीं रहता है, अनुमानित रहता है। पिछले साल 3 लाख रुपये कमाए हुए थे, हाँ 3 लाख कमाए हुए थे, उसमें से कितना ये उसके बेसिस पे 3 महीने के लिए, 3 लाख तो 1 साल का था ना, तो 3/12 मतलब 3 महीने के लिए, और इसका शेयर कितना है इसमें से 1/5। ठीक, 3 1 3 3 चौके 12, ये हो गया। और उसके बाद देखिए आपको 5 1 5 5 छक्के 30, 1 2 3 4, 1 2 3 मतलब 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, मतलब 15,000 बनता है। कि कितना बनता है?
15 चौके 60, 15,000 ही बनता होगा या फिर कितना बनता है, 15,000 ही बनता होगा। तो उसका बनता है 3 महीने का 15,000, 15,000 रुपया आप दे दीजिए। ठीक, 15,000 रुपया प्रॉफिट बनता है उसका, सिर्फ उसका हिस्सा, तो 15,000 रुपया हमको उसको देना है। लेकिन ये बाबू याद रखिएगा कि एग्जैक्ट नहीं रहता है। हाँ, हम अनुमानित लगे, क्योंकि देखिए जिस दिन मरा ना उस दिन बोले क्या लगभग 15,000 रुपया होता है, ले लो। हाँ, 15,000 रुपया से कम भी हो सकता है जब 1 साल बाद हम अकाउंट बंद करेंगे 31 मार्च को, या तो ऐसा भी हो सकता है कि 15,000 से ज़्यादा होगा बाबू, तो उसका उत्तराधिकारी बेटा आएगा पैसा लेने के लिए बिजनेस में, तो बोलेंगे 15,000 ज़्यादा होगा तो हम फिर से तुमको दे देंगे जब अकाउंट बंद करेंगे। लेकिन काहे अभी अकाउंट बंद करेंगे 2-3 महीना लग जाएगा, अब पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए साल के अंत में बंद करवे करेंगे और उस टाइम आना और अभी मतलब एग्जैक्ट पैसा ले लेना। ठीक, इस तरीके से बिजनेस चलता है बाबू। तो इसके लिए क्या करता है, प्रॉफिट तो है लेकिन जी सॉरी पानी भरने चले गए थे। देखिए तो क्या हुआ था, तो कहाँ थे कि 15,000 रुपया जो निकला वो आपको एग्जैक्ट नहीं है, ठीक ना, इसलिए इसका जनरल एंट्री भी पास होगा बाबू। तो क्या लिखेंगे हम, आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक, ये याद रखिएगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जैक्ट नहीं, लेकिन अब मरा हुआ है तो उसको तो पैसा देना है, लेकिन अकाउंट बंद करने चलेंगे, आपको जनरल पास करो, एंट्री ऑडिट करो, उसके बाद आपको CS साइन करवाओ, मतलब बहुत छोटा मोटा हम बोल रहे हैं ना, बिजनेस ऐसे थोड़ा नहीं चलता है। 100 करोड़ 200 करोड़ रहता है, किसमें क्या कितना टाइम लग जाता है, 1-2 महीना टाइम लग जाता है। सोचिए 1-2 महीना टाइम यहाँ पे लगा, 1-2 महीना बाद में टाइम लगेगा, तो मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो जाते रहता है। इसलिए क्या करता है कि साल में 1 बार बनाता है, ठीक ना बाबू। इसलिए आपको क्या करता है, जब मरा आदमी तो जो उसको उतना पैसा दे दिया जाता है, फिर बोलते हैं बाद में आना। ठीक, हाँ, एग्जैक्ट भी रहता है तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में मार के और क्या कर देता है, उसका अकाउंट बंद कर देगा, तुम्हारा इतना ही पैसा है जाओ। अगर वो क्लेम नहीं करेगा तब, क्लेम करेगा तो बहुत ही होते। देखिए अब बिजनेस है, नौकरी तो नहीं है कि 20,000 रुपया पिछले साल दिया हुआ था, पिछले महीना तो इस साल भी 20,000 होगा, नहीं ना। बिजनेस है, किसी साल 20,000 कमा लेंगे, किसी के साल 40,000 कमा लेंगे, ये होते रहता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट मानेंगे। अब पहला तरीका समझ के, प्रॉफिट के बेसिस पे प्रॉफिट दिया रहेगा तो ऐसे निकाल लेंगे एक से। दूसरा रहेगा आपको क्या, फॉर्मूला भी कर सकते हैं, प्रॉफिट इंटू मंथ बाई 12, और दिन रहेगा तो डेट 12 दिन 15 दिन 17 दिन जितना भी दिन रहेगा 365 से भागा कर देंगे और उसका शेयर दे देंगे। सेल बेसिस पे क्या होता है बाबू, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि पिछले साल सेल किए थे 10 लाख रुपया और प्रॉफिट हुआ था हमको 2 लाख रुपया। ठीक, पिछले साल सेल किए हुए थे 10 लाख रुपया का, सेल किए हुए थे मतलब 10 लाख का माल बेचे हुए थे, उस पर हमको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अगर 1 रुपया का सेल्स करेंगे तो कितना हमको प्रॉफिट होगा, 2 लाख बाय एकीकरण विधि आता होगा 10 लाख। उसी तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला कि सेल्स अप टू 30 सितंबर को एक पार्टनर मर जाता है, 31 मार्च को बंद होता है अकाउंट, 30 सितंबर को एक पार्टनर मर जाता है, तो उस दिन उतना दिन में आपको मतलब क्या अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने में कमाया 6 लाख रुपया, सेल किया, कमाया नहीं सेल किया, तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो 6 महीने में सेल किया कितना, 6 लाख रुपया। इस तरीके से निकालेंगे तो 2 एकान 2, 2 पंचे 10, 5 एकान 5, 12 पंचे 60, मतलब 12 पंचे 60, 1 2 3 4, मतलब 1,20,000 रुपया का सेल किया 6 महीने में। जितना भी पार्टनर होगा उतना पार्टनर के द्वारा 6 लाख का सेल, सॉरी 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। ठीक, इस मेथड की विधि से 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया है। उसमें से उसका शेयर कितना होगा, इसका शेयर होगा 1/3 मतलब 3 चौके 12, मतलब कितना 40,000 रुपया इसका हो जाएगा। जो पार्टनर मर रहा है उसको उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया हो जाएगा। तो बोलेंगे 40,000 रुपया तुम्हारा बन रहा है, तुम चले जाओ। जिस मेथड से बनाओ निकालोगे, सेल के बेसिस में निकालोगे तो सेल का बेसिस पे कर देते हैं, और प्रॉफिट के बेसिस पे निकालोगे तो प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल लो। तो हम उससे पूछेंगे, जो उसका बेटा होगा उत्तराधिकारी सब होगा, उसको पूछेंगे तो बोलेगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सेल के बेसिस पे निकाले तो सेल के बेसिस पे निकाल देंगे। फॉर्मूला यहीं से बन जाता है आपको क्या, कि जितना प्रॉफिट कमाए हैं पिछले साल, हाँ आप पिछले साल जितना सेल किए हैं उसको डिवाइड करके, और उसके बाद आपको अभी तक जितना सेल किए हुए मतलब मरने के बाद, मरने तक जितना सेल किया उससे मल्टीप्लाई करके जितना भी निकलेगा उसमें से उसका जितना शेयर होगा उतना वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हम जिस तरीके से बनाए उसका एक ही फॉर्मूला यहाँ पे निकाल के दे दिया है। फॉर्मूला कि पिछले साल का प्रॉफिट, जैसे पिछले साल का प्रॉफिट क्या था, 2 लाख रुपया था पिछले साल का प्रॉफिट, भाई पिछले साल का सेल कितना था, 10 लाख रुपया था पिछले साल का सेल, पिछले साल का, और अभी तक जब पार्टनर मरा है 30 सितंबर तक, मतलब अप टू द
डेथ, जब तक मरा उतना तक में सेल्स कितना हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी निकलेगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन के हिसाब से 1,20,000 रुपये निकला, उसमें से जो पार्टनर मिला है उसका शेयर जितना भी होगा उसका शेयर निकाल दीजिए, जितना भी पैसा होगा वो पैसा क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। उतना पैसा जो पार्टनर का उत्तराधिकारी है उसको दे दीजिए और भगा दीजिए। ठीक, इस तरीके से बनता है 2 बेसिस पे। ठीक, ये आप जो प्रॉफिट हुआ है उसको बताओ। इंट्री क्या पार्ट्स होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज मतलब उसका मरा हुआ पार्टनर कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, या उसका उत्तराधिकारी होगा तो उसके उत्तराधिकारी को अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन पहले डिसीज्ड पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जब पैसा लेने का बात आता है तो उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूटर को दे देते हैं पैसा। हम अपने अकाउंट में क्या लिखेंगे, डिसीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर मर गया, ए मरेगा तो ए का नाम लिख देंगे, बी मरेगा तो बी का नाम लिख देंगे। ठीक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसका गुडविल का भी पैसा देना है तो उसी तरीके से गुडविल में कोई दिक्कत नहीं। देखिए गुडविल में क्या होता है, जो रिटायरमेंट पर है वहीं कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ये पार्टनर जाए या मरे बात बराबर, तो उसको क्या कर देंगे, तो 2 पार्टनर गेन करेगा, जो पार्टनर गेन करेगा वो अपना वो पैसा देगा किसको, जो पार्टनर मर गया या रिटायरमेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि अब इसका शेयर क्या लेता है, बचा हुआ पार्टनर शेयर ले लेता है और सिर्फ वही कमाते रहता है। इसलिए वो जो जा रहा है उसका मेहनत का पैसा रहता है, गुडविल मतलब क्या, मेहनत का पैसा, हाँ, उसको दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, इसको दिया जाता है, जो पार्टनर मरा है उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। क्या लिख देंगे हम आपको, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बढ़े, आपके अकाउंट में कोई पैसा देगा तो क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट बढ़ जाएगा। तो क्या लिखा था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। उसी तरीके से हम जो मरा हुआ है डिसीज्ड पार्टनर उसको अकाउंट में पैसा देंगे, तो कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर बच जाता है उसको अगर गेन कर रहा है तो वो पार्टनर देगा पैसा। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे रिटायरमेंट पर है तो वैसे ही सिर्फ वहाँ पर रिटायरमेंट की जगह डिसीज्ड पार्टनर आ जाएगा। ठीक, एग्जीक्यूटर का नाम इसलिए नहीं आएगा, मतलब उत्तराधिकारी का नाम अभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्या करते हैं पता है, हमारा बिजनेस है, जो पार्टनर मर रहा है, मान लीजिए ए मर रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और जितना भी पहले मान लीजिए कि उसका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भेज देते हैं कि 20,000 प्रॉफिट। फिर मान लीजिए कि आपको रिजर्व है तो रिजर्व में 20,000 रुपये बनता है तो 20,000 रिजर्व दे दो। फिर आपको जितना भी पैसा होता है ना उतना पैसा ये कर लेते कि ये जो पार्टनर मरा है उसको कितना देना है, मान लीजिए 10 लाख रुपया देना है। 10 लाख रुपया हम निकाल लेते हैं अपने बिजनेस में कि क्या उसका ए का कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपया बन रहा है, 10 लाख रुपया उसको दे दो। तो देने के टाइम में हम पेमेंट कर देते हैं किसका, एग्जीक्यूटर के नाम से, EXECUTOR, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देते हैं कि डिसीज्ड पार्टनर का नाम अब काटो दो। ठीक, डिसीज ने कैश, अगर कैश देंगे या बैंक देंगे तो ये कर देंगे। ठीक, डिसीज्ड पार्टनर, सॉरी यहाँ पे एग्जीक्यूटर या डिसीज्ड पार्टनर हो जाएगा, जो कि अभी आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे उसका काम इन पड़ेगा। तो फिर देखिए आपको जो आपको मेन चीज़ पूछते रहता है, उसके बाद आता है आपको ज्वाइंट लैब पॉलिसी। ये भी बहुत ज़्यादा बाबू समझने वाली जरूरत है क्योंकि इस चैप्टर में ज्वाइंट लैब पॉलिसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि ज्वाइंट लैब पॉलिसी का क्या होता है, संयुक्त जीवन बीमा, मतलब क्या कि 3-4 पार्टनर है, वैसे तो 200 तक पार्टनर होता है, तो वो पार्टनर जो अपना बीमा कराता है कि मतलब मान लीजिए कि मर जाने पर तो क्या होता है कि फर्म को पैसा जो देता है तो वो आपको सब मिल के अगर करेगा तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली में, मतलब क्या सब मिल के, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो जाएगा। सब मिल के अगर मान लीजिए 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर का जो ये लेगा लाइफ, मतलब कि जीवन बीमा लेगा कि अगर मरने पे जो है ना उसको पैसा दिया जाएगा, उसको बोलेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और मान लीजिए अलग अलग आदमी का ले लेगा, ए पार्टनर अलग ले लेगा, बी मरने पर हम बोलेंगे बी का लिए ले लेते 20 लाख रुपया, अगर मरेगा तो 20 लाख रुपया देगा हमको LIC वाला, सी मरेगा तो हमको 10 लाख रुपया वाला ले लेंगे, मतलब जैसा भी लेगा, टर्म एंड कंडीशन वो दूसरा बात हो गया, वो लेंगे तो इंडिविजुअल हो जाएगा। इंडिविजुअल मतलब एक आदमी का लेंगे तो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी बोलेंगे, और सबका एक साथ लेंगे तो उसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहेंगे, बस बात खत्म। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में बहुत 3 केस आ जाता है, यही आपको समझने की जरूरत है। आपको 3 केस आ जाता है। क्या, पहले प्रीमियम समझिए। प्रीमियम क्या होता है बाबू, कि देखिए जैसे कि गाड़ी लेते, किस्त पे लिए हो गाड़ी, तो महीना महीना आपको कुछ पैसा भरना पड़ता होगा EMI का। ठीक, उसी तरह से हम क्या करते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं, अर्थात के जीवन बीमा लेते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, महीना महीना या साल में एक बार उसको पैसा देना पड़ता है। मैक्सिमम केस में महीना महीना क्या करना पड़ता है, मान लीजिए LIC वाला से लिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला से, LIC वाला से बोले कि हम लोग का जीवन बीमा, संयुक्त जीवन बीमा कर दो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बना दो सबका पूरे पार्टनर का। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम महीना में आपको देना पड़ेगा 2,000 रुपये, बोले कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए महीना में। तो उस पैसा का जो 2,000 रुपये महीना में दे रहे हैं उसको बोलेंगे बिजनेस प्रीमियम बोलेगा।
क्या बोलेगा, प्रीमियम बोलेगा। नया नाम आता क्या, प्रीमियम बोलेगा। ठीक, तो ठीक है, प्रीमियम है तो प्रीमियम महीना महीना देना पड़ता है। क्या होता है, खर्चा नहीं होता है हमारा। कॉमन सेंस वाली बात है कि खर्चा नहीं होता है। अगर बिजनेस उसको खर्चा नहीं मानेगा तब, क्योंकि बिजनेस है कुछ भी मान सकता है। क्यों, कैसे, हम बता देंगे। क्योंकि रोज महीना में देना पड़ता है और पैसा, तो इसलिए वो हमारे खर्चा नहीं है। क्योंकि महीना में अगर मान लीजिए सैलरी देना पड़ता है तो वो हमारे खर्चा नहीं है। महीना में अगर वेजेज मजदूरी देना पड़ता है तो वो हमारे खर्चा नहीं। उसी तरीके से हम LIC लिए हुए थे तीनों पार्टनर के लिए, तो महीना में पैसा दे रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे कि खर्चा है। उस केस में जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, कोई पार्टनर मर जाता है तब। कोई पार्टनर मर जाता है तो हमको इंश्योरेंस कंपनी वाला LIC वाला बोलेगा कि देखो बाबू, जैसे ही कोई मरेगा ना, आप हमको उस दिन बताइएगा, उस दिन आपको पैसा मिल जाएगा। वो बोला, लेकिन देता तो नहीं है उस दिन। इंक्वायरी करता है तो कहीं जहर खिला के आप लोग नहीं मार दिए पैसा लेने के लिए, मतलब इंक्वायरी करता है। अब बाद में मान लीजिए 1 महीना बाद या फिर कभी कभी उसी दिन भी दे देता है, ऐसा बात नहीं है। और कभी कभी महीना भी लग जाता है, 6 महीना भी लग जाता है। ठीक, तो इन डैट केस आप क्या करेगा बाबू, जनरल एंट्री पास करेगा कि पहला आप क्लेम ड्यू करिएगा। ड्यू का एंट्री पास कर गया कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जो भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा, जैसे कि LIC रहेगा तो LIC, दूसरा भी रहेगा तो HDFC भी कराता है, बहुत सारा कंपनी करवाता है, तो उसका नाम लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब बोलिएगा ये एंट्री क्यों पास होगा, क्योंकि हम बोले हुए थे क्या कि कॉमर्स और अकाउंट ना एक्रूअल बेसिस पे चलता है बाबू। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस समझते हैं ना। एक्रूअल बेसिस मतलब क्या, लॉस हो या ना हो, आपको लग रहा है लॉस तो मान लो, तब ना हम आपको, मान लीजिए डेटर है आपको 20,000 रुपये का, मतलब क्या 20,000 रुपये क्या आपको लग रहा है कि उधारी माल लेके गया है और देगा, लेकिन कुछ आपको शक हो रहा है कि 20,000 में से 5,000 रुपये नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 100% नहीं मिलेगा, लेकिन लग रहा है कि 5,000 रुपये नहीं मिलेगा, तो हम क्या मान लेते हैं उसको, लॉस। क्यों, क्योंकि हमारा बिजनेस अप्रूवल बेसिस पे चलता है, इसलिए। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि उसी दिन हम बोलेंगे कि हमको हमारा जो मान लीजिए 20,000 का रुपया इंश्योरेंस लेंगे, 50,000 का लेंगे, कि 5 करोड़ का लेंगे, कि 10 करोड़ का लेंगे, उस दिन हम ये बकाया दिखाएंगे कि हमको पैसा मिलने वाला है, कि इतना हमारा बकाया है। उस दिन मिले या ना मिले दूसरा बात है, ठीक, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे वो इंश्योरेंस कंपनी वाला बोला हुआ था कि जब मरेगा उसी दिन आप फोन करिएगा आपको मिल जाएगा, तो हम उस दिन ड्यू का एंट्री लगा दी, बकाया है हमारा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, आप क्या कर दिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट था, आप डेबिट कर दिए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में पैसा हमको मिला, पैसा मिले या ना मिले क्या होगा, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, पैसा मिलेगा ही, आप मान लीजिए 10 दिन बाद मिलेगा या 1 महीना बाद मिलेगा, उसी दिन मिलेगा तो कोई अच्छा बात है। ठीक, और नहीं मरेगा मिलेगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं लेगा, क्योंकि बाद में पैसा दे देगा। तो जो पार्टनर मर रहा है उसको पैसा कहाँ से दे देंगे, नहीं है आपके पास पैसा तो लोन लीजिए, लेकिन दे दीजिए उसको पैसा, तो हम उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना मतलब ये नहीं बाबू कि फ़ोन पे कर देना, ठीक ना, कि मतलब तुरंत के तुरंत पैसा दे देना। कैपिटल अकाउंट में एक जगह पहले जमा करते पैसा कितना देना है, हाँ जमा करते कैपिटल अकाउंट में, एक कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा रहता है उतना उसको हम जमा करते हैं। और उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है कि मतलब प्रॉफिट दे दिए, रिजर्व दे दिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दे दिए, उसके अंतिम में मान लीजिए 50,000 रुपया बनता है उसका, कि 50,000 रुपया बनता है तो 50,000 रुपया हम देंगे। अब हम देखेंगे मेरे पास कैश है कि नहीं है, तो लोन लेंगे और लोन लेके दे देंगे, लेकिन पहले हम ट्रांसफर करते थे। क्यों, क्योंकि उसका पैसा रहता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पैसा मिलवे करेगा, 100% मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक, जितना से पैसा का लिए लेंगे, 40,000 का इंश्योरेंस कंपनी का से लेंगे, 40,000 40,000 40,000 करके एंट्री पास कर देंगे। इस एंट्री को अगर समराइज करेंगे बाबू, अगर रियल जिंदगी में देखें तो क्या होता है, अपना लोग अगर मान लीजिए बिजनेस को साइड में रखें, LIC वाला के पास गए, अब बोले कि इंश्योरेंस कंपनी वाला कि मेरे दादाजी का LIC करवा दो, और दादाजी मान लीजिए मर गए, तो वो क्या करते हैं, LIC वाला आपको पैसा देता है। अगर कॉमन सेंस वाले बात है, या फिर मान लीजिए रियल लाइफ में, तो आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जितना भी उसका बेटा होगा, उसका वो अपना आधा आधा या जितना भी हिस्सा होगा उतना उतना पैसा ले लेता है। सेम तो उसी तरीके से ये भी है, सेम उसी तरीके से तो पार्टनरशिप भी चलता है कि पैसा आया पार्टनर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, तीनों जितना भी पार्टनर रहता है या जितना भी बेटा रहता है वो उसमें बढ़ जाता है। बोलिएगा कैसे, तो ये एंट्री क्यों पास करिए, तो देख लीजिए, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट किए, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को क्रेडिट किए। अर्थात क्या, डेबिट क्रेडिट करने से क्या होता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक, उसी हिसाब से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किए, यहाँ पे डेबिट किए, उसका भी वैल्यू खत्म हो जाएगा, कोनो कर्म का नहीं है।
क्रेडिट क्या टेम्पररी अकाउंट बनाए हुए थे। अल्टीमेट बच क्या क्या, बैंक अकाउंट डेबिट और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वही तो हम भी कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए रियल लाइफ में बात करें या कॉमर्स में ऐसे ही होता है, लेकिन एक्रूअल बेसिस पे हमारा बिजनेस काम करता है, इसलिए 3 के 3 एंट्री पास करना पड़ेगा बाबू। कैश बेसिस पे रहता है तो कोई एंट्री पास नहीं कर, कैश बेसिस पे रहता है तो पैसा आया तब हम ट्रांसफर करेंगे, बस हो गया। लेकिन एक्रूअल बेसिस पे हमारा बिजनेस काम कर रहा है, इसलिए हम आपको 3 एंट्री पास करेंगे। बाकी ये सब टेम्पररी अकाउंट रहता है। अल्टीमेट जाना क्या है, पैसा आया पैसा बांट दो, बस बात खत्म। जितना से आया इतना, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे तब। और मान लीजिए अगर मान लीजिए हम एसेट मान लिए तब, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि 2-2 हज़ार रुपया जो हम दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपया जो हम प्रीमियम दे रहे हैं महीना का, 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं, तो बोला क्या हम 2-2 हज़ार रुपया इसको एसेट मानेंगे। कभी कभी हो सकता है कि संपत्ति मान लेगा, बोलेगा क्यों संपत्ति मानेगा कि 2-2 हज़ार रुपया देकर मान लीजिए कि 50,000 रुपया हो अभी तक दे दिया है, और एक पार्टनर जो ए है ये मर गया है, तो बोल रहा बिजनेस क्या बोला है कि ये जो हम दिए हुए 50,000 रुपये प्रीमियम जो दिए हैं उसको हम एसेट मानेंगे। अर्थात क्या कि देखिए हम जो दे रहे हैं 50,000 रुपया, उसका अल्टीमेट हमको फायदा मिलबे करेगा। जब कोई पार्टनर मरेगा तो LIC वाला पैसा देबे करेगा। अर्थात क्या ये जो 50,000 रुपया हम जो 6 महीना में या 1 साल 2 साल जितना दिन में दिए होंगे वो हमारे लिए खर्चा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न हमको मिलेगा कि ये जब मर जाएगा तो 50,000 जो हम अभी तक दिए हुए हैं और उसका LIC 1 करोड़ का लिए हैं, 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा वो 50,000 खर्च करने से, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे। 50,000 खर्च नहीं हुआ, बिजनेस है ना। आप मान लीजिए आप कहीं पे 5 लाख रुपया लेके दे के बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या मानते 5 लाख रुपया खर्चा हो गया? नहीं, कॉमर्स क्या मानता है उसको इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए इन दैट केस वो उसको इन्वेस्टमेंट अर्थात एसेट मानेगा, तब हम क्या करेंगे, तब जनरल एंट्री पास क्या होगा, कुछ अलग हो जाएगा। पहला तो एंट्री यही होगा कि बकाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें ड्यू में कोई दिक्कत नहीं होगा कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ का हम ये लिए हुए हैं तो 1 करोड़ का हम एंट्री पास करेंगे, 1 करोड़ रुपया तुम दो, हम क्लेम करेंगे 1 करोड़ रुपया दो, ठीक। 1 करोड़ रुपया देगा भी, उसका बाबू जीत देगा जैसे हो, अगर मरेगा तो पहला तीसरा एंट्री में तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, जब हम एसेट मान लिए 50,000 को, सरेंडर वैल्यू ये हमारा हो जाएगा 50,000 रुपया। 50,000 हम देखिए एसेट मान लिए, संपत्ति देखिए पार्टनर को बढ़ता है डायरेक्टली। आप बताइए डेथ होने पर संपत्ति के लिए क्या करते हैं हम, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर देते हैं कि संपत्ति को आप भी पता करिए और उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं कि संपत्ति बढ़ा है कि घटा है और उससे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो हमको बताइए। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 50,000 रुपये का एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हम 1 लाख का, 1 करोड़ की जगह 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख का हम LIC लिए हुए थे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिए हुए थे LIC, उसमें से 50,000 रुपये को हम एसेट मान रहे, संपत्ति मान रहे, प्रीमियम 50,000 रुपया का प्रीमियम मान रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया ही ट्रांसफर होगा तीनों के तीनों पार्टनर में। अब 50,000 रुपया ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसको संपत्ति माने हैं तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और वहाँ से प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है फिर अल्टीमेट पार्टनर के पास ही आता है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से, ठीक। एसेट माने तो एसेट कहाँ चले जाता है, लैंड हो, लेबर हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, कहाँ चले जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाता है, इसलिए ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएगा। अब 50,000 है, 50,000 रुपये बढ़ जाएगा तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट होगा, जो है वही है, लेकिन अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 1 लाख की जगह कितना देंगे, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये देंगे, ठीक, क्योंकि सरेंडर वैल्यू 50,000 है, तो सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी का पैसा तो मिलेगा उतना ही, पैसा हम अगर 1 लाख का लिए हुए थे तो 1 लाख मिलेगा, लेकिन एंट्री क्या पास करेंगे कि 1 लाख का एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे भी 1 लाख लगाएंगे और 1 लाख मिलवो करेगा, उसका भी एंट्री पास करेंगे, लेकिन चेंज यहाँ पे क्या कर देंगे, 50,000 दिखाएंगे कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 50 डेबिट 50,000 से टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 से, ठीक। तीसरा केस में क्या हो सकता है कि आपको जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को ना मतलब ट्रांसफर करेंगे तब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। रिजर्व भी क्या होता है, प्रॉफिट का ही भाग होता है बाबू, तो ट्रांसफर करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे तो देखिए एंट्री साफ साफ है। रिजर्व क्या होता है, लायबिलिटी रहता है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटी आपका कम होगा, 110% कम होगा, ठीक है। आप ही हमको पैसा ट्रांसफर करेंगे क्या होगा, आपका कैपिटल कम हो जाएगा, मतलब क्या पैसा आपका कम हो जाएगा, डेबिट में दिखेगा वो। उसी तरह से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व ट्रांसफर करेंगे तो बढ़ा रहता है, तो बढ़ा रहता है क्या क्रेडिट करो तो लायबिलिटी, लेकिन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व जो है अर्थात लायबिलिटी हमारा ट्रांसफर करने से कम हो जाएगा, कम होता है तो डेबिट कर दो, और वो पैसा कहाँ चले जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा बढ़ जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दो।
इतना ही एंट्री देखना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक, इस चैप्टर में। बाकी जैसे जो आता है वो आपको हम बताते चलेंगे, डिजोल्यूशन वगैरह सब, ठीक ना। यहाँ तक आ गए हैं बाबू तो कमेंट में जय मिथिला या जय भैया जरूर लिखिएगा। कोई आप कुछ टॉपिक नहीं समझ पाते तो आप इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।